Okay, so guys, next topic that we are starting up with is exchange rate. Now, this is again, as I told you, this is again an open economy concept. So, exchange rate mein, what we are going to do is we are going to start off with definition first. What is exactly exchange rate? Then we'll try to figure out the different types of exchange rates that we have. For example, we have fixed exchange rate, right? We have flexible exchange rate or floating exchange rate. We also have managed exchange rate. Then we have purchasing power parity based exchange rate. So जितने भी तरह के प्रकार हैं सारे के सारे हम जो है टाइप्स में देखेंगे, ठीक है. फर्स्ट लेट मी बिगिन विद द डेफिनेशन इटसेल्फ. सो एक्सचेंज रेट के हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, ठीक है. सो इफ दे आस्क यू व्हाट इज एक्सचेंज रेट, so as the name itself is telling you, we are exchanging something for the other, right? So this is the rate at which we can exchange one currency for the other. Generally the other one is your domestic currency. जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सचेंज रेट अभी रुपये और डॉलर का लेट्स से इट इज़ क्लोज टू 79 रुपीज़. सो $1 इज इक्वल टू ₹79. अब ये क्या दर्शा रहा है कि अगर हम 79 रुपीज़ लेकर जाएं मार्केट में तो हम जो है 79 रुपीज़ के बदले $1 को एक्सचेंज कर सकते हैं, या $1 लेके जाएं तो उसके बदले हमें 79 रुपीज़ मिल जाएंगे, राइट. सो एक्सचेंज रेट इज सिंपली द रेट एट विच वी कैन एक्सचेंज वन करेंसी फॉर द अदर, वेयर अदर करेंसी जनरली इज आर डोमेस्टिक करेंसी इटसेल्फ, राइट. ये तो है इसका पहला डेफिनेशन. सेकेंड, व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज in monetary policy I told you that money in macroeconomic terms is also considered more like a commodity, है ना. हमने बात करी थी इस बारे में कि मनी मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में कमोडिटी के टर्म्स में भी सोचा जाता है, जिसका सप्लाई हमें मेंटेन करना है, जिसको हमें मैनेज करना है ना. सो अगर मैं कमोडिटी के टर्म्स में देखूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको डॉलर को, जैसे हम आलू प्याज की बात करते हैं, राइट, कि 1 kg अनियन लेने जा रहे हैं, 1 kg टमाटो लेने जा रहे हैं. सिमिलरली अगर $1 लेने जाए मार्केट में, राइट, तो ये ₹79 क्या हुआ, उसका प्राइस हुआ. फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ अनियन इज फॉर लेट्स से 30 रुपीज़. सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ अनियन इन द मार्केट टुडे? 30 रुपीज़. टुमारो इट इज़ 35 रुपीज़. नेक्स्ट डे लेट्स से इट इज़ 29 रुपीज़. वैसे ही आज $1 एक कमोडिटी के रूप में अगर सोचें तो $1 की कीमत क्या है? इट इज़ 79 रुपीज़. सो एक्सचेंज रेट इज़ ऑल्सो द प्राइस ऑफ any currency, right? So price of, let's say, $1. Price of $1. You can take anything, euro, pound, कुछ भी ले सकते हैं. In terms of rupees. In terms of rupees. ये भी एक डेफिनेशन है, ठीक है. सो जो भी दिखे पेपर में अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से मार्क कर सकते हैं, राइट. इफ़ दे गिव यू बोथ दी स्टेटमेंट्स एज डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स पे, राइट. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स. सो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया ओनली हियर. सो इंडिया started with fixed exchange rate system. Then over the period of time we switched over to something called as flexible or floating exchange rate. Then we switched over to something called as managed exchange rate, which we currently follow also. But other than that, we also have purchasing power parity based exchange rate. Then we have other exchange rates like NIR, REIR, etc. ठीक है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के रिस्पेक्ट में ही देखना चाह रहे हैं, राइट. एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई अलग अलग एक्सचेंज रेट्स क्या हैं, राइट. सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से. फिक्स्ड नाम बता रहा है, राइट, जहाँ पर एक्सचेंज रेट फिक्स किया जा रहा है. इट इज़ बीइंग फिक्स्ड बाय सम एक्सटर्नल बॉडी, राइट. सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वेयर exchange rate is being fixed by certain institute, by a certain body, right?
जैसे हमारे केस में जो हमारा फॉरेन करेंसी रेगुलेटर है आरबीआई इज़ रिस्पॉन्सिबल और आरबीआई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। सो हमारे केस में आरबीआई इज़ तो नहीं, अब वॉज ही कर दें। सो आरबीआई वाज so exchange rate where RBI was fixing the exchange rate in consultation with the government, in consultation with the government। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता था, सुबह सुबह उठा, सरकार को फ़ोन किया कि सर के एक्सचेंज रेट क्या रखें, अकॉर्डिंगली डिस्कशन के हिसाब से, राइट, गवर्नमेंट वुड सजेस्ट एंड आरबीआई इज गोइंग टू फिक्स दैट एक्सचेंज रेट। नाउ इन दिस एक्सचेंज रेट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो लॉजिक। अगर इसकी बात करें ना, तो इस एक्सचेंज रेट में हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट एज इट इज़। फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि सर कल जो है एक्सचेंज रेट आरबीआई ने फिक्स किया, लेट्स से $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़, आज सुबह उठ के कर दिया $1 इज इक्वल टू 12 रुपीज़, तो कल 10 क्यों था आज 12 क्यों है, उसके पीछे कोई आंसर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, कोई भी रियलिस्टिक या कोई भी लॉजिकल इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन नहीं है, राइट, एंड दैट इज़ वाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज़ नॉट अ वेरी रियलिस्टिक सिस्टम। It is not a very realistic system, and we can see for ourselves it is actually quite arbitrary. It is quite arbitrary. एक बॉडी की विम्स एंड फैंसीज पर है, जैसा उसको लग रहा है अकॉर्डिंगली उसने रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड करके रख दिया है ना। सो यहाँ पर आरबीआई फिक्स कर रहा है कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी रियलिस्टिक सिस्टम। दिस इज़ नॉट डिनोटिंग, आई मीन दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग एज सच। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी यहाँ पर कोई लॉजिक का यूज़ नहीं हो रहा है, तो एक तरह से कम्प्लीटली आर्बिट्ररी अपने आप में। ठीक है, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये सिस्टम फॉलो कर रहे थे, राइट, अप टिल 1991। सो सिंस 1990 वी हैव फॉलोड दिस। तो भारत ने इसको फॉलो किया है 1990 तक, 1990 तक। आफ्टर 1990 वी स्टार्टेड टू मेक चेंजेस इन आवर एक्सचेंज रेट, वेयर ग्रेजुअली वी मूव्ड ओवर टू समथिंग कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मार्केट एक्सचेंज रेट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, सेकेंड इज आर फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मार्केट एक्सचेंज रेट। तीनों ही नाम सही है यहाँ पर। You can call it by any name. You can call it as flexible exchange rate, you can call it as floating exchange rate, you can even call it as market exchange rate. अब यहाँ पर इस exchange rate में कुछ logic है, right? So this exchange rate is being determined by market forces. This exchange rate is being determined by market forces. मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं, हमने पढ़ा है बेसिक्स में। मार्केट फोर्सेस आर मार्केट इनविजिबल फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। डिमांड ऑफ एनी फॉरेन करेंसी, कोई भी फॉरेन करेंसी ले सकते हो आप। So for example you can take dollar here, right, and supply of foreign currency, supply of foreign currency, again you can take dollar here, ठीक है, supply of any foreign currency। सो डिमांड ऑफ डॉलर, सप्लाई ऑफ डॉलर के बेसिस पर हम यहाँ पर एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, नाउ टेल मी विच एंटिटी इन द इकोनॉमी इज गोइंग टू गिव अस डिमांड ऑफ डॉलर।
डिमांड ऑफ डॉलर हमारी इकोनॉमी में कौन देगा? सिंपल सी बात है, कौन कर रहा है मांग, राइट? एनीवन हु इज गोइंग टू स्पेंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर, जिसको भी डॉलर के टर्म्स में खर्चा करना होगा वही डिमांड कर सकता है, राइट? और खर्चा कौन करता है इकोनॉमी में बैठे बैठे? सो दिस एंटिटी इज नथिंग बट माई इम्पोर्टर, राइट? इम्पोर्टर। सो कितने इम्पोर्ट्स हैं उसके बेसिस पर आई कैन वेरी इजीली प्रिडिक्ट आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द डिमांड ऑफ डॉलर इन द इकोनॉमी टुडे। सिमिलरली सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगा? भाई जो डॉलर के टर्म्स में कमा रहा हो, somebody who is earning in terms of dollar, right? Who is earning in terms of dollar? Anyone who is exporting goods outside India. So all exports shall be considered here, है ना? Exporters and their exports need to be considered here. So these entities will give me these numbers. ये बताएंगे कि सर किस प्रकार से, है ना, डिमांड और सप्लाई वेरी कर रहा है। Now based on this I am going to determine the exchange rate. So यहाँ पे लॉजिक है, राइट? कैसे निकालें? So let's go to our same procedure. अपने प्रोसीजर पे चलते हैं वापस। ये रहा हमारा स्केल, राइट? दिस इज आवर स्केल एंड ऑन दिस स्केल ऑन वन एंड आई कैन टेक एक्सचेंज रेट। सो मैंने एक्सचेंज रेट ले लिया अपना वाई एक्सिस पर, राइट? विच इज़ नथिंग बट प्राइस इज टू डॉलर, प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ इज टू डॉलर, ठीक है? और यहाँ पर क्या ले लें? यहाँ पर ले लें क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स, क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स, quantity of dollars, right? Now I plot my two market forces. First of all I try and look out for demand of dollar, right? So अगर प्राइस बहुत हाई है ना, मान के चलो कि 90 हो गया, 90 रुपीज़ का एक डॉलर है, तो डिमांड क्या होगा? डिमांड कम होगा या ज़्यादा होगा? डिमांड इज़ गोइंग टू रिमेन वेरी लो, राइट? सो डिमांड यहाँ पर है कहीं पर। एंड इफ़ द प्राइसेस फॉल्स डाउन, मान लीजिए प्राइस गिर के पहुंच गया 60 पे, राइट? 60 रुपीज़। सो डिमांड फॉर डॉलर इज ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज, सो क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू बी वेरी हाई समवेयर हियर, लेट्स से, राइट? सो डिमांड ऑफ डॉलर क्या आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। दिस इज माय डिमांड ऑफ डॉलर, डिमांड ऑफ डॉलर, ठीक है? और ये कौन दे रहा है डिमांड ऑफ डॉलर? दिस इज बीइंग गिवन बाय माय इम्पोर्टर या बाय इम्पोर्ट्स, ठीक? नेक्स्ट आते हैं सप्लाई ऑफ डॉलर। सप्लाई ऑफ डॉलर, सो इफ द प्राइस ऑफ डॉलर इज लो, अगर लो है सो ऑब्वियसली सप्लाई विल ऑल्सो रिमेन लो। अगर 60 रुपये में एक डॉलर बिक रहा है और मेरे पास डॉलर है, तो क्या मैं इसे बेचना पसंद करूंगा? नहीं करूंगा, राइट? वाई? द प्राइस इज लो, सो सप्लाई ऑल्सो रिमेन्स लो। एंड इफ आई इंक्रीज द प्राइस ऑफ डॉलर, मैं प्राइस बढ़ा दूं तो क्या होगा? सप्लाई भी ऑटोमेटिकली, क्वांटिटी जो मार्केट में आएगी वो भी बढ़ जाएगी, सो इट विल इंक्रीज। सो अकॉर्डिंगली दिस इज गोइंग टू बी माई सप्लाई ऑफ डॉलर, दिस विल बी माई सप्लाई ऑफ डॉलर, ठीक है? ये कौन दे रहा है? सप्लाई ऑफ डॉलर इज बीइंग गिवन बाय एक्सपोर्टर, by exporter. Now wherever the 2 points meet is my market's equilibrium. ये पढ़ा है हमने, right? So let's say I mark this point where they are meeting. ये बन गया हमारा market equilibrium, ठीक? निकाल लेते हैं कि भाई equilibrium quantity क्या निकल रहा है, right? So our equilibrium quantity is let's say 2. So ये 2 क्या दर्शा रहा है? This is denoting $2, right? And now I calculate what is the equilibrium price. So price के टर्म में let's say हमें दिखा रहा है, assume कर रहे हैं, it is showing us let's say 156. So इसका मतलब क्या होगा, right? This means that $2 is equal to rupees 156. So can I calculate what is the value of $1? Calculate कर सकते हैं। So $1 की वैल्यू कितनी आएगी? 156 by 2, right? 78 rupees. 78 rupees.
And now you can also understand this very easily that this is being determined by market forces and the supply and demand, right? ये जो सप्लाई और डिमांड हमने बनाया डॉलर का, ये स्टैटिक नहीं है, वहाँ पर भी बनाया था हमने, राइट? बेसिक्स जब हम कर रहे थे इकॉनमी में. सो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डॉलर इज़ नॉट स्टैटिक. सप्लाई भी वेरी करेगा, डिमांड भी वेरी करेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स, मैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दूँ, ठीक है, मैं एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर दूँ, इससे क्या होगा? माई सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज एंड द मोमेंट सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज इट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, ठीक है. सिमिलरली अगर हम इम्पोर्ट्स बढ़ा दें, तो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, हम इम्पोर्ट्स बढ़ा दें, राइट? सो इससे क्या होगा? सप्लाई ऑफ डॉलर, सॉरी, इससे क्या होगा? डिमांड ऑफ डॉलर इज गोइंग टू इंक्रीज, द डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज, ठीक. डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली इफ आई वेरी द डिमांड, राइट? आपको पता ही है इंक्रीज इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड, राइट? आप इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, अकॉर्डिंगली आप नया इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी आवर न्यू मार्केट एक्सचेंज रेट. सो गाइज वी अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल मार्केट एक्सचेंज रेट, राइट? बट देयर इज सम प्रॉब्लम हियर. प्रॉब्लम क्या है? See, the problem here is if you look at imports and exports of India, हम भारत के ना imports और exports को ज़रा evaluate करते हैं. For example, imports देखते हैं. Imports में majorly क्या आ रहा है? Crude oil. Now, crude oil is going to be imported for a period of 12 months throughout the year. ऐसा कोई सीज़न तो नहीं है, ऐसा कोई साल, ऐसा कोई महीना तो नहीं है साल का जहाँ पे क्रूड ऑयल की कमी, मतलब इंपोर्ट में, डिमांड में कमी आ जाए, राइट? सो दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेड ऑल 12 मंथ्स अराउंड द ईयर. सिमिलरली लेट्स से मशीनरी पार्ट्स हैं, मशीनरी है, राइट, एंड इट्स स्पेयर पार्ट्स, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी इम्पोर्टेड थ्रू आउट द ईयर. जब नीड होगी तभी मंगाना पड़ेगा, राइट, प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए. सिमिलरली इंडस्ट्री ग्रेड केमिकल्स हैं, सो इफ़ यू वांट दीज इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट यू विल हैव टू इम्पोर्ट दीज केमिकल्स अराउंड द ईयर, right? So what I'm trying to say is that the nature of our imports is critical and the imports themselves are round the year. ये पूरे साल भर कंटिन्यू करते हैं, right? Now look at the exports aspect. आप exports देखो अब देश के. Majority of the exports are in agriculture sector. और agricultural sector में, right, हमारे पास 3 major cropping seasons हैं. We have Kharif, we have Rabi, we have Zaid. Now obviously when there is sowing season, जब बोने के टाइम है, right, या जब कल्टिवेशन का टाइम है, then these crops are not going to give you the product itself. जब खारिफ का सोइंग सीजन चल रहा होगा, हार्वेस्ट से पहले, है ना, और कल्टिवेशन का टाइम पीरियड चल रहा होगा, तो आपके पास कुछ तो नहीं है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, राइट? ओनली एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट फॉर 2 months यू विल गेट समथिंग टू एक्सपोर्ट. सिमिलरली यहाँ पर भी 1-1.5 महीने के लिए आपको कुछ मिलेगा, राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 1 and 1.5 months के लिए कुछ मिल रहा है. सो घूम फिर के पूरे साल भर में, राइट, ऑलमोस्ट फॉर वी कैन से 5-6 months वी मे नॉट हैव, राइट, हाई नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री. बाकी तो करेंगे, रेगुलर चीज़ें जो हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट वो कर लेंगे, बट जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो एक्सपोर्ट्स आते हैं वो नहीं आएंगे, राइट? विच मीन्स सम ऑफ आर एक्सपोर्ट्स विच एक्चुअली लीड टू इंक्रीज इन दी एक्सपोर्ट्स, राइट, दे आर ऑफ सीजनल नेचर. ये क्या है? ये सीजनल नेचर के हैं, ठीक? तो ये बढ़ेंगे घटेंगे, जिसके कारण ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपोर्ट वाला पैरामीटर है विच इज सप्लाई ऑफ डॉलर, इट विल कीप वेरिंग, राइट? अब आप जनरली देखो इंडिया में इंपोर्ट की डिमांड कब उठती है और एक्सपोर्ट कब उठता है, राइट? सो आर एक्सपोर्ट इज गोइंग टू राइज समवेयर इन द मंथ ऑफ लेट्स से May, June, right, when the summer season approaches, so we will export mangoes, right, things like that. So जब वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ रहा है. बट डू वी रिक्वायर मोर नंबर ऑफ डॉलर्स फॉर इम्पोर्ट देन? नो, नॉट एज सच, राइट? क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सीजन है वो कहीं ना कहीं अप्रैल से शुरू हो चुका है, राइट? या फिर जून जुलाई से और एग्रेसिवली पुश करेंगे बिकॉज दी फेस्टिवल सीजन अप्रोचेज, है ना, जुलाई के महीने से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिवाली की प्रिपरेशन के हिसाब से. तो ऑब्वियसली द इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू रिवैम्प देयर प्रोडक्शन, दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन इन दैट सीजन.
So we may find that demand of dollar will increase somewhere around July, but supply has increased already somewhere around May, right? So हमारे पास 1-2 महीने का ये पीरियड दिख रहा है जहाँ पर अचानक से सप्लाई बढ़ गया. So if I increase the supply of dollar, what will happen? वही डायग्राम में अगर जाके देखें, अगर हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ जाए तो क्या होगा? हमने निकाला था $2 इज इक्वल टू 156, है ना? $2 इज इक्वल टू रुपीज़ 156, विच मीन्स $1 इज इक्वल टू रुपीज़ 78. ठीक. नाउ आई एम सेइंग यू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर. आपने अचानक से सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ा दिया. ठीक. सो सप्लाई ऑफ डॉलर इज दिस, सो आई इंक्रीज इट टू दिस, rightward shift, right? So from S it goes to S dash. Now wherever S dash and D are going to coincide is my new market equilibrium. Let's say this is my new market equilibrium. Now I am increasing the supply, right? So let's say this is just 2.1, 2.2, but ये क्या है? ये ज़्यादा decrease किया होगा 156 से. Let's say this has dropped down to 150 itself, maybe more than that, right? So what I'll find is that this number will come down to $1 being equal to rupees 74, 75 or something, है ना? इसके आसपास पहुंच जाएगा. सही भी है कि अगर हम किसी चीज़ की सप्लाई को बढ़ाएंगे तो उसका दाम, उसका जो प्राइस है वो कम होगा, और वो नज़र आ रहा है हमें. ठीक. लेकिन इससे नुकसान किसे हो रहा है, राइट? इससे नुकसान उसी एंटिटी को हो रहा है जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? विच इज़ माई एक्सपोर्टर. सो एक्सपोर्टर विच इज़ एक्चुअली एक्सपोर्टिंग गुड्स, earning in terms of dollars, is helping us arrange dollars so that we can buy our imports, is actually facing a loss here, right? Now he has planned all his entire business based on the idea that he is going to get this exchange rate, but because of his actions the exchange rate is going to drop down in just a matter of days to somewhere around 74. Now can we allow something of this sort to happen? सोच के देखो यार एक बार कि भाई अगर ऐसा होगा तो क्या हमारे एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करने जाएंगे? आर दे गोइंग टू प्रोड्यूस गुड्स इन द नेक्स्ट सीजन ऑफ एक्सपोर्ट ग्रेड क्वालिटी? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट, राइट? So sometimes what we can find is, due to this nature of imports and exports, there may be sudden rise in exports, or there may be sudden rise at times in demand also, right? Or sudden decline in demand also. ठीक. तो ऐसे मिसमैचेस को बैलेंस करने के लिए हम जो है फ्री मार्केट नहीं रखते एक्सचेंज रेट में, राइट? वी डोंट आई मीन entirely depend on the market forces entirely, right? What we do is we bring some body in the middle, right? So हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंटिटी को ले आएंगे. हमारा जो फॉरेन करेंसी रेगुलेटर है उसको लाके हमने बिठा दिया और उसको बोला कि भाई अगर ये एक्सचेंज रेट बहुत वॉलेटाइल हो, right, if it changes by very heavy margin, that you need to intervene and you need to balance it out. आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा. बैलेंस कैसे करो, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 2 दिन में 74 हो गया 78 से. दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू रिजल्ट इन लॉस, राइट? देन in this situation what RBI is going to do is RBI will simply try to manage it and not fix it. तो प्लीज़ डिफरेंस समझो कि RBI यहाँ पर केवल और केवल मैनेज कर रहा है, फिक्स नहीं कर रहा है. मतलब जो ये सरप्लस डॉलर आया है ना, ये जो सप्लाई जिसके कारण बढ़ी है, ये जो एक्स्ट्रा डॉलर आया है, बस यही डॉलर मार्केट से एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? सो RBI will come into picture, it will come into market, right, and is going to absorb this surplus dollar that is there in the market, right, by obviously buying this surplus dollar and putting out rupee in the market. ठीक है? तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सिंपली हमें ये समझना है कि एक रेगुलेटर, एक फॉरेन करेंसी मैनेजर की भूमिका निभाएगा, एक बॉडी, राइट? इन आर केस इट इज सिंपली RBI. सो RBI विल ट्राई एंड मैनेज द एक्सचेंज रेट एंड नॉट फिक्स इट,
ठीक है, तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर आर्बिट्ररी प्रोसेस था, यहाँ पर आर्बिट्ररी प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे 78 से और ऊपर ले जाएगा, 80 ले जाएगा, वो भी नहीं करना, राइट। उसको क्या है, 78 से अगर वो डिक्लाइन है तो डिक्लाइन तो दिखाएगा, 77 तक तो ले आएगा, राइट, लेकिन 77 से नीचे नहीं आने देगा, क्योंकि इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर्स को डेफिनेटली लॉस होगा, ठीक है। सो इन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट an entity will come in the middle and will simply try and manage the floating exchange rate, hence the name managed floating exchange rate। इसीलिए इसका जो नाम पड़ता है ना, जैसे ये आया मैनेजर, the name becomes managed floating, अभी भी floating ही है, floating exchange rate। So what you can understand is a very simple thing, if the exchange rate is too much volatile in a short duration of period, then the manager will come into picture, ठीक है। मान लीजिए अगर यही 78 से 74 जाए in a period of let's say 8 months, 9 months, 10 months, फिर मैनेजर नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, राइट। अगर ये ग्रेजुअली अपने आप, मान लीजिए करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो रही है ना, 74 की तरफ जा रही है, एक साल में जा रही है, नहीं आएगा पिक्चर में। लेकिन अगर ये एक दिन में, 2 दिन में ऐसे appreciate हो 74 की तरफ आए, then there is a need, right? So the idea is that in the short run the exchange rate should remain stable। short run में है ना, 7 day, 8 day, 15 day, 20 day, the exchange rate should remain stable, ठीक है। gradual changes ठीक हैं, but sudden changes ठीक नहीं है, उसमें एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर को लॉस होगा, that we cannot, I mean that we cannot bear up, right? अगर एक्सपोर्टर को लॉस होता है, then exporter is not going to export in the next season and thereby will not help us bring in dollars itself। इम्पोर्टर को लॉस होगा तो सर सेक्टर ही डाउन आ जाएगा, राइट। केमिकल्स नहीं आएंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज डाउन आ जाएंगी, क्रूड नहीं आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर डाउन आएगा, राइट। सो वी कैन नॉट अलाउ आइदर ऑफ द टू एंटिटीज टू फेस लॉस, राइट। मतलब कोई पूछ ले इकोनॉमी में कि भाई कौन सी एंटिटी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टर इंपॉर्टेंट है या एक्सपोर्टर इंपॉर्टेंट है, both of them are important, both of them are equally important to us, right? We cannot allow any of these two entities to face a situation of loss। I hope you understand this, ठीक है। So guys, next we come to purchasing power parity based exchange rate। In short, this is also referred to as PPER, purchasing power parity based exchange rate। Purchasing power parity based exchange rate's objective is very simple। It wants to equate the purchasing power of two currencies, right? So if you are comparing, if you are trying to find out exchange rate between let's say rupee and dollar, right? rupee and dollar, so ये क्या करना चाह रहा है, ये देखना चाह रहा है इन दो करेंसीज का परचेजिंग पावर है ना, वो किस लेवल पे स्टैंड करता है, राइट। सो परचेजिंग पावर पैरिटी इज एक्चुअली दैट प्राइस लेवल इन अ कंट्री, let's say India, for example in India, with which an Indian can buy the same consumption basket which can be bought by a US citizen in US, ठीक। कहने का अर्थ क्या है कि भाई आप क्या करो, एक सिंपल सा एक कंजम्पशन बास्केट बनाओ, एंड लेट्स कॉल दिस एज कॉमन consumption basket। Now in this common consumption basket you place goods which are commonly being consumed in the two economies, right? जैसे for example let's say we also have McDonald's, they also have McDonald's meal, तो एक मैक मील रख दिया हमने, ठीक। फिर let's say हम भी खादी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, they are also using खादी products, we are also using iPhones, they are also, ठीक। मैकबुक जो भी है आपके दिमाग में, एप्पल के प्रोडक्ट सारे रख दो। देन सिमिलरली कीप ऑल दोज गुड्स विच आर कॉमनली बीइंग कंज्यूम्ड इन द टू इकोनॉमीज, राइट। वंस यू हैव अ कलेक्शन ऑफ दीज गुड्स विच आर कॉमनली बीइंग कंज्यूम्ड, देन यू ट्राई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस बास्केट इन टर्म्स ऑफ डॉलर एंड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, ठीक। तो मान लीजिए इसका डॉलर के टर्म्स में 100 आ रहा है, $100, राइट। और रुपीज़ के टर्म में हम देख रहे हैं इट इज़ समवेयर क्लोज टू लेट्स से 7,000 अज्यूम कर रहे हैं, राइट। आई एम जस्ट अज्यूमिंग। सो नाउ आई कैन सी दैट दिस बास्केट कैन बी परचेज्ड बाय अ पर्सन सिटिंग इन US फॉर $100
and the same basket can be purchased by an Indian sitting in India for rupees 7,000, right? Which means the purchasing power parity has been attained. हमने इन दोनों की purchasing power को equate कर दिया है कि भाई ये अगर डॉलर के टर्म में देगा तो कितना देगा और ये अगर रुपए के टर्म में देगा तो कितना देगा, है ना। और ये पैरिटी अचीव करने के बाद जब हम इसे इक्वेट करेंगे, राइट, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, सो व्हेन आई ट्राई एंड इक्वेट दिस, राइट, $100 इज इक्वल टू 7,000, आई गेट $1 इज इक्वल टू ₹70 एज माई एक्सचेंज रेट। $1 इज इक्वल टू 70 एज माई एक्सचेंज रेट, राइट। तो ये क्या बना, एक कॉमन फैक्टर बना दिया हमने, राइट, और उस कॉमन फैक्टर के बेसिस पर हमने परचेजिंग पावर पैरिटी अचीव करी और फिर हमने उसके बेसिस पर एक्सचेंज रेट निकाला, राइट। सो रिमेंबर, इन ऑर्डर टू गेट परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट, व्हाट वी रिक्वायर एक्चुअली इज अ कॉमन कंजम्पशन बास्केट, a basket which will have goods, services which are consumed commonly in both the nations, of which I mean currencies you are comparing, right? जैसे आप इंडिया चाइना निकालो तो इंडिया चाइना में जो कॉमनली कंज्यूम्ड गुड्स हो वो रख दो, राइट। इंडिया रशिया निकाल रहे हैं, राइट, उनकी करेंसी से कंपेयर कर रहे हैं तो रशिया इंडिया रशिया में जो भी कॉमनली कंज्यूम्ड गुड्स हैं वो रख दो, राइट। बाय डूइंग दिस यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट, राइट। क्यों निकाल रहे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट? बिकॉज देयर वाज प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू मार्केट एक्सचेंज रेट, है ना। प्रॉब्लम क्या था? सो प्रॉब्लम भी समझा देता हूँ इन शॉर्ट। सो द प्रॉब्लम वाज, problem with market or managed exchange rate was that whenever we go for conversion of GDP, जब भी हम conversion करने की कोशिश करते हैं GDP का, for example India's GDP is in terms of rupees, let's say approximately rupees 230 lakh crore. So when I try and convert this into dollar, right, I mean blindly हम क्या करेंगे, we are basically going to use market exchange rate. Let's say $1 is equal to rupees 79, हमने यूज़ कर लिया, $1 इज इक्वल टू रुपीज़ 79, ठीक है ना। $1 इज इक्वल टू रुपीज़ 79 और उसके बेसिस पे डॉलर के टर्म में निकाल के दिखा दिया, 230 डिवाइडेड बाय 79 निकाल दिया। लेकिन डू यू थिंक दिस इज एक्चुअली करेक्ट, है ना? क्या इसको यूज़ करना, मार्केट एक्सचेंज रेट या मैनेज एक्सचेंज रेट को यूज़ करना, डू यू थिंक इज वाइज, राइट? ट्राई एंड पॉन्डर ओवर दिस that this is my entire country's production, ये है मेरी कंट्री का टोटल प्रोडक्शन, जबकि this has been derived only on the basis of import export of my country। जो भी भारत के एग्जिम होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे, उसके बेसिस पे हमने निकाला है। कितना होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज गोइंग टू बी समवेयर क्लोज टू 20% मैक्स टू मैक्स, 20% होगा। तो भाई अगर कोई पैरामीटर अपने आप में 20% को ही लेके निकाला गया है, सो इज इट वाइज इनफ टू कन्वर्ट द एंटायर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर विच हैज बीन कैलकुलेटेड only based on 20% of the production, 20% of the capacity of the total production, right? It's almost like similar to comparing, I mean categorizing a student। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, right? So he has let's say 5 subjects, but instead of evaluating his overall performance, what do? We basically pick out one of his subjects and we say that no, he is not performing well and thereby he is not smart enough, है ना। आपने क्या किया, बाकी 4 के मार्क्स तो निगलेक्ट कर दिए, 1 के मार्क्स उठाए और आपने कहा ही इज़ नॉट वाइज इनफ, ही इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, राइट। तो वही कहानी आप इकॉनमी के साथ कर रहे हैं कि पूरा प्रोडक्शन जो है कन्वर्ट कर रहे हैं एक ऐसे पैरामीटर के बेसिस पर जो कि अपने आप में निकाला गया है केवल 20% जो है प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए, ठीक। So this was a very major challenge and that is why in order to bring parity, right, in order to compare GDPs, so ये problem को resolve करने के लिए what we did was we basically went over to purchasing power parity based exchange rate, where we formulate a common consumption basket and based on this common consumption basket we calculate PPPER, है ना। हमने इसी basket का प्राइस निकाल लिया और फिर इक्वेट करके exchange rate निकाल लिया, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी कैन डू इज वी कैन नाउ ट्राई एंड कैलकुलेट विच एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू बी हायर, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं, सो ऑन वन हैंड आई हैव मैनेज्ड एक्सचेंज रेट और मार्केट एक्सचेंज रेट, ऑन द अदर हैंड आई हैव परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये तो आपको पता है मार्केट एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है, 78 79 ऑलमोस्ट 80 टच कर रहा है।
थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था, राइट. सो लेट्स से आई टेक इट टू बी $1 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली ₹79. ठीक. सो व्हाट विल आई फाइंड? विल आई फाइंड इट टू बी मोर देन 79 और लेस देन 79? सोचेगा, समझिएगा, फिर जवाब दीजिएगा. सो गाइज, आई बिलीव यू मस्ट हैव आंसर्ड दिस, राइट. So we know that market exchange rate is going to be higher. Market exchange rate is going to be higher compared to PPP ER. So our PPP ER will be somewhere around 70, 72, right? Now, keeping this in mind, we can calculate GDP in terms of MER, market exchange rate or managed exchange rate. Similarly, we can also calculate GDP in terms of PPP-ER, परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट, राइट. ये क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी 230 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 79 रुपीज़, राइट. एंड दिस नंबर इज गोइंग टू बी अगेन 230 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 72. सो डिनोमिनेटर इज द डिसाइडिंग फैक्टर. यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, राइट. सो आई कैन से दैट GDP MER इज गोइंग टू बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू GDP PPP-ER, which is actually true. Right. So in terms of rank, India in terms of GDP MER will feature somewhere around 5th rank. 5वें 6ठे स्थान पे रहता है, 5th 6th रैंक पे compete करता रहता है. ठीक है. So positions जो है काफ़ी fluctuate कर रही हैं because economies have not been able to recover very well. Right. So यहाँ पे यूरोपियन की इकोनॉमीज़ हैं, UK की इकोनॉमी और फ्रांस की इकोनॉमी compete कर रहे हैं नियर बाय कैटेगरी में. और GDP PPP-ER के टर्म्स में इंडिया इज़ द अनडिस्प्यूटेड नंबर here at 3. तो यहाँ पे 3rd रैंक है ना. तो दुनिया की जो टॉप 3 कंजम्पशन इकोनॉमीज़ हैं वो कौन सी हैं, राइट, जो मेजरली प्रोड्यूस कर रहा है. सो US, चाइना इज़ ऑन नंबर 1, राइट, इन बोथ द कैटेगरीज. 3rd पे यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पर 3rd में इकोनॉमीज़ हैं, राइट, इकोनॉमीज़ लाइक फ्रांस एंड UK इन द मिडल. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट MER PPP-ER, राइट. ऑल्सो रिमेंबर दैट इफ़ you are looking for global parameters like World Bank poverty line, है ना. कभी आप World Bank poverty line को देख रहे हैं कि World Bank poverty line has been declared at let's say ₹3 per dollar. मैं बस assumption के लिए कह रहा हूँ, है ना. has been declared as $3 per day, sorry, $3 per day. Now, which exchange rate should we be using here? Should we be using managed exchange rate or should we be utilizing PPP-ER here? भाई अगर हम managed exchange rate लेते हैं फिर वही गलती कर रहे हैं, right? We are doing that same mistake. This has been calculated using import and export of India, right? So अगर मैं 79 या 80 लेके multiply करूँगा, this will come out to be ₹240 per day. 240 per day. This will result into almost 40-50% of our population below poverty as compared to World Bank poverty line, right. Thereby this may present again a very wrong picture. So the correct would be using the consumption parameter, right, जहाँ पर हम कंज्यूमर के बीच में पैरिटी लेके आए हैं. और कंज्यूमर के बीच में पैरिटी कहाँ से आती है? यहाँ से आती है, PPP-ER से, राइट. सो हम इस पैरामीटर को यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 70 और 72 वट एवर, राइट. सो 72 into 3 per day. This may still present a rational picture, है ना, क्योंकि ये गैप जो है वाइडन आउट कर रहा है, bringing it to 240. This is very wide, right. Now guys, try and understand that purchasing power parity based exchange rate has been a very good solution, but there are still certain challenges with respect to purchasing power parity based exchange rate. इसके साथ भी कुछ challenges हैं. चैलेंज क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज यही है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस विद दिस इंडेक्स इज गोइंग टू बी